गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? तो आशा करते हैं कि चैलेंजर सीरीज़ के जितने भी पीछे की सीरीज़ हमने किया है, जितने भी चैप्टर कराए हैं, उनके क्वेश्चन आप रिवाइज़ कर रहे होंगे। और अगर नहीं रिवाइज़ करते हो तो चैलेंजर सीरीज़ की फर्स्ट सीरीज़ से लेकर के और जितने भी 15 तक कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप रिपीट करें, क्योंकि आप जब देखोगे नीट का जब एग्ज़ामिनेशन होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरी सीरीज़ से आएंगे। और अगर लगातार आप रिवाइज़ करते रहोगे तो ये क्वेश्चन सारे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे, आंसर दिमाग में बैठ जाएंगे, और जैसे ही वो क्वेश्चन तुमको मिलेगा तुरंत आप आंसर लगा दोगे और टाइम आपका सेव हो जाएगा। जो टाइम आपका बचेगा उस टाइम को आप कहाँ पर यूज करोगे? फिज़िक्स में यूज करोगे, क्योंकि फिज़िक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर टाइम लगता है। तो बायो का जो टाइम आपका बचेगा वो टाइम आप फिज़िक्स में इन्वेस्ट करिए, और जिससे आप अपनी मंजिल पाओगे। तो अगर जो आप रिवीजन नहीं करते रहे हो तो रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। और मेरे लेक्चर पड़े हैं लगभग पूरे कोर्स के, तो उनको आप रिवाइज़ करिए, उनको आप पढ़िए, और तब क्वेश्चंस आपसे एकदम 100% बनना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर चैलेंजर सीरीज जो ये चल रही है उसमें लाइव क्लास के अंदर 200 इंडिविजुअल व्यक्ति आ जाते हैं, तो हम एक दूसरी सीरीज़ आपके लिए और स्टार्ट कर देंगे, वो भी लाइव क्लास रहेगी। और बहुत ही जैसे ये सीरीज़ इफ़ेक्टिव है उसी प्रकार से दूसरी सीरीज़ में इफ़ेक्टिव कर देंगे। लेकिन इसके लिए आप अपने अपने ग्रुप में चैलेंजर सीरीज़ को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हर कैंडिडेट अगर ये सोच ले कि मैं 10 कैंडिडेट को अटैच करना है, जोड़ना है लाइव क्लासेस से, तो ईजिली ये काम कर सकता है, क्योंकि हर कैंडिडेट कम से कम 10-15 उसके दोस्त तो होते ही होते हैं। अपने दोस्तों को अटैच कर लीजिए। अगर जिस दिन 200 इंडिविजुअल लाइव क्लास के अंदर बैठने लगेंगे, हम दूसरे दिन एक दूसरी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। जिस प्रकार से चैलेंजर सीरीज इफेक्टिव है, इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव सीरीज मैं आपके लिए लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको भी प्रयत्न करना पड़ेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखा जाए क्या है। आज का क्वेश्चन ये दिया गया है, कार्पल एस। पहला ऑप्शन दिया गया है होमोलोगस टू मेगा स्पोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है एनालोगस टू मेगा स्पोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है होमोलोगस टू फीमेल गैमेटोफाइट, और चौथा ऑप्शन है एनालोगस टू फीमेल गैमेटोफाइट। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब, तो देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है ये सही, कार्पल एस। तो देखा जाए कार्पल किसके होमोलोगस होता है? होमोलोगस टू मेगा स्पोरोफिल के होमोलोगस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, ओयूल होमोलोगस टू, ओयूल किसके होमोलोगस है? पहला ऑप्शन है मेगा स्पोरेंजियम, दूसरा ऑप्शन है फीमेल गैमेटोफाइट, तीसरा ऑप्शन है फीमेल गैमीट, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। देखिए टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। इस क्वेश्चन का भी आंसर फर्स्ट ही सही है। ओयूल किसके होमोलोगस है? मेगा स्पोरेंजियम के होमोलोगस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। चलाजा एस, चलाजा कहाँ पर पाया जाता है? टिप ऑफ ओयूल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बेसल पार्ट ऑफ ओयूल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मिडिल पार्ट ऑफ ओयूल, और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड ऑप्शन सही है, बेसल पार्ट ऑफ ओयूल है। तो चलाजा क्या होता है? ओयूल का बेसल पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड बाय, एम्ब्रियो सैक किससे बनता है? पहला दिया गया ओयूल, दूसरा दिया है न्यूसिलस, तीसरा दिया गया मेगास्पोर,
और चौथा दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कौन करता है? तो इसका आंसर है तुम्हारा मेगास्पोर। आंसर क्या होगा? थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओयूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द, क्या क्वेश्चन है? ओयूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द। पहला ऑप्शन दिया गया है चलाजा रीजन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है माइक्रोपाइलर रीजन, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है न्यूक्लियस रीजन, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। जल्दी से बताइए भाई। फिफ्टी 57 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है सेकंड। 57 नहीं, देखा जाए क्या दिया गया है। यह है ओयूल जनरली डिफ्रेंशिएटेड अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। पहला ऑप्शन दिया गया है चलाजा रीजन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है माइक्रोपाइलर रीजन। तो माइक्रोपाइलर रीजन सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मेगास्पोर इज फंक्शनल, मतलब अधिकांश फ्लावरिंग प्लांटों में कितने मेगास्पोर फंक्शनल होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो आंसर तुम्हारा होगा फर्स्ट। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा। क्या मैंने कहा? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा इज, पहला ऑप्शन दिया गया है ऑटोगैमी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इन विवो जर्मिनेशन, तीसरा ऑप्शन है इन विट्रो जर्मिनेशन, और चौथा ऑप्शन है इन सिटू जर्मिनेशन। फिर से पढ़िए, देखते हैं क्या है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा इज, पहला ऑप्शन दिया गया है ऑटोगैमी, दूसरा ऑप्शन दिया है इन विवो जर्मिनेशन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इन विट्रो जर्मिनेशन, और चौथा ऑप्शन है इन सिटू जर्मिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। जल्दी बताइए, सही बताइए। सेकेंड आंसर सही है, इन विवो जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा। आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन सही है, इन विवो जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सेल टू रीजनरेट अ न्यू होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, मतलब किसी सेल में यह कैपेसिटी पाई गई है कि वो डेवलप होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे पूरा। तो उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं? पहला दिया गया है ऑन्टोजिनी, दूसरा दिया गया है टोटिपोटेंसी, तीसरा दिया गया है फाइलोजिनी, और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रोलिफरेशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड आंसर सही है, टोटिपोटेंसी। तो हमेशा तुम्हें याद रखना है, अगर कोई सेल ऐसी है जिसमें ये पावर पाई गई है कि वो डेवलप हो करके होल बॉडी का प्रोडक्शन कर सकती है, तो इस क्षमता को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? सेकंड आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड आंसर सही है। एनीमोफिली इज पॉलिनेशन अफेक्टेड बाय, एनीमोफिली पॉलिनेशन किसके द्वारा इफेक्ट होता है? पहला दिया गया वाटर करंट, दूसरा बर्ड्स, तीसरा विंड, चौथा इंसेक्ट। एनीमोफिली का मतलब ही होता है
पॉलिनेशन बाय एयर। तो आंसर क्या होगा? थर्ड सही है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन विंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक? एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन के लिए कितने माइटोटिक डिवीजन की ज़रूरत होती है? तो याद रखना, एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन के लिए 3 माइटोटिक डिवीजन की ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाउ मेनी न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियोसैक सराउंडेड बाय सेल वॉल? मतलब एम्ब्रियोसैक के कितने न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है? तो आपका आंसर होगा 6। बीच के 2 पोलर न्यूक्लियाई के चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है और बाकी 6 न्यूक्लियाई के चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। पोलर न्यूक्लियाई के चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड ऑप्शन सही है 6। भाई टोटल कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 8। तो 8 में 2 सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई हैं, 3 एंटीपोडल, 1 एक्सल, 2 सिनर्जिट। तो एंटीपोडल में वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, एक और सिनर्जिट में वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई में वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है, एम्ब्रियोसैक में कितने न्यूक्लियाई के चारों तरफ वॉल बन जाती है? तो आपका आंसर होगा 6। मतलब आंसर कौन सा है? थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पोलर न्यूक्लियाई सैचुरेटेड। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पर पाए जाते हैं? बिलो द एग एपरेटस, बिलो द एग एपरेटस। दूसरा दिया गया है एबव द एग एपरेटस। तीसरा दिया गया है इन द ओयूल और चौथा दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। जल्दी से बताइए भाई। तो क्या आंसर होगा? एबव द एग एपरेटस। फर्स्ट ऑप्शन सही है, एबव द एग एपरेटस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फ्रीफॉर्म एपरेटस फाउंड इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है एक्सेल, दूसरा ऑप्शन है सिनर्जिट, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोपाइल, चौथा ऑप्शन है नन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस फाउंड इन। पहला ऑप्शन है एक्सेल, दूसरा ऑप्शन है सिनर्जिट, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोपाइल और चौथा ऑप्शन है नन। तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड ऑप्शन सही है, सिनर्जिट सही है। ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी हालत में आपको हल्के से नहीं लेना है। कोई भी क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिला सकते हैं और हम छांट करके क्वेश्चन तुमको करवा रहे हैं। इनको जरा सा भी आपको हल्के से नहीं लेना है। अब थोड़ा सा हम व्हाइट बोर्ड साफ करेंगे, व्हाइट बोर्ड साफ करेंगे तब क्वेश्चन हम करेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, पीछे से क्वेश्चन का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे हो सके तो वीडियो भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिससे बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बैकबोन बहुत अच्छी हो जाएगी। और जैसा कि तुमको भी मालूम है, बार बार मैं कह रहा हूँ, जिस बच्चे की बायो कमज़ोर है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि पीएमटी में 50% रोल किसका है? बायो सब्जेक्ट का है। तो नीट के लिए बायो एक बैकबोन का काम करती है। तो जिस व्यक्ति की, जिस बच्चे की बैकबोन कमज़ोर हो गई, वो बायो क्वालिफाई नहीं, नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत बढ़िया टाइम मैंने दिया है आपको, वीडियो भी बना करके डाले हैं, चैलेंजर सीरीज भी बना करके डाले हैं। और तुमको मैंने कहा है कि अगर जो लाइव क्लास में 200 कैंडिडेट आप अटैच कर लेते हो तो मैं एक दूसरी सीरीज एक और स्टार्ट कर दूंगा और वो कंप्यूटराइज सीरीज होगी।
उसमें तुम्हारा टाइम भी लॉस नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हम दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। देखा जाए क्या मैंने बताया, अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन हम लिखते हैं, बनाते हैं, छांटते हैं, तब तुम्हारे सामने वो क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस Filiform apparatus play an important role in। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितना कह लो उतना इंपॉर्टेंट। पहला आप दिया ऑप्शन दिया गया गाइडिंग, guiding the pollen tube, guiding the pollen tube into the synergid, into the synergid, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गाइडिंग द pollen tube into the embryo sac, थर्ड ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन गाइडिंग द pollen tube into the micropyle, चौथा ऑप्शन दिया गया है नन। देखा जाए मैंने तुम्हें क्या बताया, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी 4 नंबर दिला सकता है। मैंने ये क्वेश्चन पूछा है फिलीफॉर्म एपरेटस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। पहला ऑप्शन दिया गया गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, दूसरा ऑप्शन दिया गया गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, थर्ड ऑप्शन दिया गया गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द माइक्रोपाइल, और चौथा ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दीज। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब, और बताइए क्या सही होगा। चलिए देखा जाए क्या आंसर सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या काम करती है? गाइड करती है पोलन ट्यूब का इनटू द सिनर्जिड, किसी एक सिनर्जिड के अंदर पोलन ट्यूब इंटर करती है। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखा जाए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। टिपिकल एंजियोस्पर्म embryo sac is पहला ऑप्शन दिया गया है 7 celled and 8 nucleated, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 7 nucleated
and 8 celled. तीसरा ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन 8 न्यूक्लिएटेड, एंड 8 celled. 8 न्यूक्लिएटेड एंड 8 celled. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, 7 न्यूक्लिएटेड एंड 7 celled. एक ज़माना था जब ये क्वेश्चन बहुत आया करता था, बहुत बार ये नीट के अंदर पीएमटी में पूछा गया है। जब से नीट स्टार्ट हुई है तब से ये क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन उसके पहले बहुत बार ये क्वेश्चन कॉमन था, आता ही आता था। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखना। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज, क्या होता है? 7 celled एंड 8 न्यूक्लिएटेड, इसका सही आंसर है 7 celled एंड 8 न्यूक्लिएटेड। मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। किसी भी हालत में इस क्वेश्चन को हल्के से मत लेना, कभी भी आपको ये क्वेश्चन 4 नंबर दिला सकता है। और जब से नीट स्टार्ट हुई है तब से ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये बात तुम्हें याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीनिया एंड मेटा, जीनिया एंड मेटाजीनिया टर्म आर रिलेटेड। जीनिया एंड मेटाजीनिया terms are related with। जीनिया और मेटाजीनिया टर्म किससे रिलेटेड हैं? पहला दिया गया है, पहला ऑप्शन पोलन कल्चर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ओनली एंडोस्पर्म, तीसरा ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन, जाइलम एंड फ्लोएम जाइलम एंड फ्लोएम। और चौथा ऑप्शन दिया गया है पोलन एंड एंडोस्पर्म। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये पूछा गया है, जीनिया एंड मेटाजीनिया टर्म आर रिलेटेड विथ। पहला ऑप्शन दिया गया है पोलन कल्चर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ओनली एंडोस्पर्म, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जाइलम एंड फ्लोएम, और चौथा ऑप्शन दिया गया है पोलन एंड एंडोस्पर्म। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा, अब बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है पोलन एंड एंडोस्पर्म। तो जीनिया टर्म पोलन से रिलेटेड है और मेटाजीनिया टर्म एंडोस्पर्म से रिलेटेड है। तो जीनिया और मेटाजीनिया मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ ऑप्शन सही है। ये सारे क्वेश्चन हम छाट करके तुम्हारे लिए लाए हुए हैं, हल्के से इनको मत लेना, और जो लोग हल्के से ले लेंगे उनको पछतावा होगा नीट एग्जामिनेशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि अभी तक क्वेश्चन ये नहीं आया है नीट में। द पॉसिबिलिटी of presence of coal in an area can be guessed by the
स्टडी ऑफ, बाय द स्टडी ऑफ, पहला ऑप्शन दिया गया इकोलॉजी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दूसरा ऑप्शन माइनिंग एरिया, माइनिंग द एरिया, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी, और चौथा ऑप्शन दिया गया है पोलन ग्रेन एनालिसिस, पोलन ग्रेन एनालिसिस। ये क्वेश्चन जितना कहो उतना इम्पोर्टेंट, कभी भी 4 नंबर ये आपको दे सकता है ये क्वेश्चन। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, देखिए द पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन फिर से सुनिए, मैंने क्या बताया, द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोल मतलब कोयला इन एन एरिया कैन बी गेस्ड बाय द स्टडी ऑफ, पहला ऑप्शन है इकोलॉजी, दूसरा है माइनिंग द एरिया, तीसरा है इकोनॉमिक बॉटनी, और चौथा है पोलन ग्रेन एनालिसिस। तो टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा, आप सोच समझ करके इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमको कभी भी 4 नंबर दिला सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है पोलन ग्रेन एनालिसिस। तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं जो कोल माइन की डिस्कवरी करते हैं, कहाँ पर कोयला है कहाँ पर नहीं, वहाँ पर ज़मीन की एनालिसिस करते हैं। अगर लार्ज क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स वहाँ पर मिले हैं, इसका मतलब वहाँ पर कभी भाग रहे होंगे बड़े बड़े पेड़ों के, और वो मिट्टी के अंदर दब गए हैं और प्रेशर के कारण जल करके कोयले में कन्वर्ट हो गए हैं। पोलन ग्रेन्स मैंने बताया ये प्रिजर्व रहते हैं, इनके ऊपर किसी भी एसिड, एल्कली या टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ आउटर लेयर स्पोरोपोलिन की बनी होती है, और स्पोरोपोलिन जो होती है वो हाईली रेजिस्टेंट होती है फ्रॉम केमिकल्स लाइक एसिड, एल्कली और टेम्परेचर, इन सब से वो नष्ट नहीं होती है। तो अगर कहीं पर पोलन ग्रेन्स पाए गए हैं ज़मीन के अंदर लार्ज क्वांटिटी में, तो वहाँ पर इसका मतलब कोयले की खदान आपको मिल सकती है। तो पोलन ग्रेन्स की ही को ही देख करके वहाँ पर कोल माइंस को डिस्कवर्ड किया जाता है। अगर लार्ज क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स पाए गए हैं, इसका मतलब वहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में बागें रही होंगी, बड़े बड़े पेड़ रहे होंगे, और जब वो पेड़ ज़मीन के नीचे किसी भी कारण से दबे हैं तो वो बर्न होकर के बाई प्रेशर के कारण आज कोयले में कन्वर्ट हो गए हैं। तो पोलन ग्रेन्स को एनालिसिस करके हम डिस्कवर्ड कर लेते हैं कि यहाँ पर कोयले की खदान मिल सकती है या कोयले की खदान नहीं मिलती है। तो पोलन ग्रेन्स को हम देखते हैं। तो ये बात तुम्हें ज़रूर याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का 4th ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 18 दिया गया है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन in crop is known as, in crop is known as पहला ऑप्शन दिया गया है कॉस्मोगमी, नोन एज, पहला ऑप्शन दिया गया है कॉस्मोगमी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है क्लिस्टोगमी, दूसरा ऑप्शन क्लिस्टोगमी।
गैमी। तीसरा ऑप्शन दिया है ऑटोगैमी। थर्ड ऑप्शन ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। और नेक्स्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है एलोगैमी। एलोगैमी। तो क्रॉस पॉलिनेशन इन क्रॉप इज नोन एज, पहला ऑप्शन है कॉस्मोगैमी, दूसरा ऑप्शन क्लिस्टोगैमी, तीसरा ऑप्शन ऑटोगैमी, नेक्स्ट ऑप्शन एलोगैमी। तो क्रॉप में क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? एलोगैमी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी नंबर दिला सकता है। द इमेस्कुलेशन, क्वेश्चन क्या दिया गया है? द इमेस्कुलेशन ऑफ फ्लावर बड, emasculation of flower bud is achieved by removal of पहला ऑप्शन दिया गया है सेपल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन सेपल, दूसरा ऑप्शन है एंथर, तीसरा ऑप्शन स्टिग्मा और चौथा ऑप्शन करोला। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा। आप इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर क्या कहलाता है? इमेस्कुलेशन कहलाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड ऑप्शन सही है, एंथर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात अपन करते हैं। ये इमेस्कुलेशन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जरा सा भी आपको हल्के से नहीं लेना है। कई बार ये क्वेश्चन, इमेस्कुलेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है? इन ऑटोगैमी में देखिए क्या होता है। इन ऑटोगैमी अकर्स, पहला ऑप्शन दिया गया है इन सेम प्लांट, इन अ सेम प्लांट। दूसरा ऑप्शन दिया गया है विद इन द सेम फ्लावर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विद इन द सेम फ्लावर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है इन डिफरेंट प्लांट, और चौथा ऑप्शन दिया गया है आल। तो ऑटोगैमी अकर्स इन, पहला ऑप्शन दिया गया इन अ सेम प्लांट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विद इन द सेम फ्लावर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इन डिफरेंट प्लांट, चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑटोगैमी का सेकंड ऑप्शन सही होगा, विद इन द सेम फ्लावर। ऑटोगैमी किस में होती है? एक ही फ्लावर के अंदर होती है, मतलब एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22, टू टाइप ऑफ फ्लावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू टाइप ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस बाय, क्या दिया गया है? प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब किसके द्वारा दो प्रकार के फ्लावर पैदा होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है वायोला,
वायोला, या इसी को कहते हैं कॉमन पैंसी। कॉमन पैंसी, कॉमन पैंसी। दूसरा ऑप्शन ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस। तीसरा ऑप्शन है कॉमिलाइना, थर्ड ऑप्शन कॉमिलाइना। और चौथा ऑप्शन है आल। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कौन सा प्लांट ऐसा है जो दो प्रकार के फ्लावर पैदा करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है वायोला, वायोला का कॉमन नेम है कॉमन पैंसी। दूसरा ऑप्शन है ऑक्जेलिस, तीसरा ऑप्शन है कॉमिनेनिया और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी ऐसे प्लांट हैं, चाहे वो वायोला हो, चाहे वो ऑक्जेलिस हो, चाहे वो कॉमिलाइना हो, इन सब में दो प्रकार के फ्लावर पैदा होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब से नीट स्टार्ट हुई तब से क्वेश्चन नहीं आया है और कभी भी ये क्वेश्चन टपक पड़ सकता है, जरूर याद रखना। क्वेश्चन ये दिया है कास्मोगैमस, कास्मोगैमस फ्लावर्स आर, फ्लावर्स आर। कास्मोगैमस फ्लावर होते हैं डू नॉट ओपन एट ऑल। पहला ऑप्शन दिया है डू नॉट ओपन एट ऑल, मतलब ये कभी भी खिलते नहीं हैं, एक्सपोज नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एक्सपोज्ड। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सेमी ओपन, ये दिया गया है सेमी ओपन। और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन। तो कास्मोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं? वो फ्लावर होते हैं जो हमेशा खिले रहते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की बात अपन करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 23, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर। यह क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर, फ्लावर आर। पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन ध्यान दीजिए, डू नॉट ओपन एट ऑल, डू नॉट ओपन एट ऑल, मतलब कभी भी खिलते नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया वही ऑप्शन एक्सपोज्ड। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सेमी ओपन, सेमी ओपन। और चौथा ऑप्शन दिया गया है आल, वही ऑप्शन ऊपर वाले क्वेश्चन, या नन, नन कर दीजिए। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं? हमेशा बंद रहते हैं, कभी भी ओपन नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते हैं। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में, कभी भी खिलते नहीं हैं और इनमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। चलिए अब थोड़ा सा बोर्ड साफ करते हैं, फिर आगे तुम्हें बताते हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम तुम्हें करा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कभी भी 4 नंबर तुम्हें दिला सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है टोटल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और चूँकि जितनी भी मार्केट में गाइडें आती हैं सारी एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होती हैं, इधर उधर के क्वेश्चन भरे रहते हैं। और तब जब नीट में क्वेश्चन आते हैं तो कहते हो
हमने गाइड तो बहुत किया, इस गाइड से नहीं आए, उस गाइड से नहीं आए। अब देखना चैलेंजर सीरीज जब कर रहे हो तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो चैलेंजर सीरीज से आएंगे, ये तुमसे मेरा वादा है। बस शर्त ये है कि जितने भी हम सीरीज़ के जितने भी नंबर होते जाते हैं, पेपर होते जाते हैं, सारे पेपर्स आपको बार बार रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पॉलिनेटर एब्सेंट इन, ये दिया गया है पॉलिनेटर, पॉलिनेटर्स एब्सेंट इन। पॉलिनेटर किस में एब्सेंट होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया कास्मोगैमस फ्लावर, कास्मोगैमस फ्लावर। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कास्मोगैमस फ्लावर, दूसरा ऑप्शन है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तीसरा ऑप्शन है वीट, गेहूं, और चौथा ऑप्शन है आल। ऑल ऑफ द अबव किस में पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है ये कास्मोगैमस फ्लावर, पहला ऑप्शन है कास्मोगैमस फ्लावर, ये पहला ऑप्शन ये इन है। दूसरा ऑप्शन है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तीसरा ऑप्शन वीट, चौथा ऑप्शन नन। तो पॉलिनेटर की ज़रूरत किस में नहीं होती है? उन फ्लावर्स में नहीं होगी जो फ्लावर हमेशा बंद रहते हैं, कभी भी खिलते नहीं हैं, उनमें किसी भी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो पॉलिनेटर की ज़रूरत किस में नहीं होगी? क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ज़रूर नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कौन सा होगा? सेकंड आंसर सही है, क्लिस्टोगैमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। जिटेनोगमी अकर्स इन, ये दिया गया है, जिटेनोगमी अकर्स इन, अकर्स इन। जिटेनोगमी किस में पाई जाती है? पहला ऑप्शन दिया गया इन सेम फ्लावर, इन सेम फ्लावर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, पहला है इन सेम फ्लावर, दूसरा ऑप्शन दिया गया बिटवीन, दूसरा ऑप्शन बिटवीन टू फ्लावर, बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम प्लांट। तीसरा ऑप्शन देखो क्या दिया गया है, बिटवीन टू फ्लावर ऑफ टू प्लांट, बिटवीन टू फ्लावर ऑफ टू प्लांट, टू फ्लावर ऑफ टू प्लांट। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है नन। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। तो देखा जाए मैंने क्या तुम्हें बताया है। जिटेनोगमी अकर्स इन, पहला ऑप्शन है इन सेम फ्लावर, दूसरा ऑप्शन दिया गया बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तीसरा ऑप्शन दिया गया बिटवीन टू फ्लावर ऑफ टू प्लांट, और चौथा ऑप्शन दिया गया नन। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सेकंड सही है, बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट एक ही है, दो फ्लावर्स के बीच में होगा, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जिटेनोगमी होती है,
तो ये बात तुम्हें याद रखना है। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। और एक बात तुमको बताएं, 9th-10th को मैंने अलग कर दिया है, मिश्रा क्लासेस से एक नया चैनल बना दिया है और उस चैनल का नाम है एडिकुल 9th 10th। इस चैनल को भी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे 9th-10th से रिलेटेड सारे बच्चों को जानकारी आप दे सकें। तो जैसा कि मैंने बताया कि लाइव क्लासेस में अगर जो आप लोग मेहनत करोगे, 200 कैंडिडेट कलेक्ट कर लोगे लाइव क्लास में, तो हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। और बिल्कुल चैलेंजर सीरीज़ की भी वो सीरीज़ बहुत टॉप क्लास की होगी जो हम लाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको भी प्रयत्न करना पड़ेगा। 200 से अधिक कैंडिडेट या कम से कम 200 लाइव क्लास में कलेक्ट कर लीजिए अपने मित्रों को, जो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, जैसे चैलेंजर सीरीज़ भी हो जाए चैलेंजिंग हमारे और आपके लिए और बन जाएं डॉक्टर हम। बेस्ट ऑफ लक।